जो जेन्युइन डाउट हो, जो जेन्युइन डाउट होगा मिनिमम टू मिनिमम, वो तुम्हें फेस करना होगा। ठीक है। ओके, तो जो मैंने अभी टीवी दिया था उसमें कुछ लोगों ने सबमिट किया है, कुछ लोगों ने सबमिट नहीं भी किया है। पृथ्वीराज तुमने सबमिट कर दिया है ना? पृथ्वीराज ने सबमिट यस कर सर, दिया है। कल कर दिया। हाँ ठीक है। तो बाकी जिन लोगों ने सबमिट नहीं किया वो सबमिट करो, जो भी टीबी है। ठीक है, टीबी हो गया। और जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन, जो मैं होमवर्क क्वेश्चन डेली का डेली देता हूँ ना, वो क्वेश्चन मेरे को सबका मेन नोटबुक में सॉल्व चाहिए, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन देता हूँ वो सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वाले होते हैं। मतलब अगर हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया और हो गया क्वेश्चन, तो समझ लो कि तुम्हारी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करो और उसको देखो और उसको प्रॉपर लिखते जाओ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तब होगा जब तुम्हें मे बी आफ्टर 1 ईयर व्हेन यू रिवाइज इट, एट दैट टाइम यू विल रिक्वायर्ड इट, राइट? तो अभी भूल जाता है, बहुत सारी चीजें हमें दिमाग से उतर जाती हैं। तो अगर मैं सिस्टमेटिकली लिखा है, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो अपने क्रॉस चेक करने के डायरेक्टली हम क्वेश्चन से ही अपने आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि याद है कि नहीं याद है। तो इसीलिए क्वेश्चंस लिखना जो होमवर्क में देता हूँ मैं, होमवर्क में और टी में तो ऑलरेडी लिखा ही है, तो उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें डायरेक्टली सॉल्यूशन। तो हमें वो बहुत जरूरी है उन क्वेश्चंस को ठीक से लिखना, और उसमें कोई भी डेटा अगर मिसिंग होगा, ठीक से नहीं लिखोगे तो उसमें क्या होगा, दिक्कत होगी। फिर तुम्हें आगे जाके तुम्हें कंफ्यूज रहोगे कि अच्छा ये मैंने कहाँ लिख दिया, वो क्यों लिख दिया। तो इसलिए जो कुछ भी अगर कुछ मिसिंग पार्ट है, कुछ ऐसा है, उसको कंप्लीट करते जाओ, ठीक से लिखो डेटा, ताकि वो आगे जाके कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह की ना हो। सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव विद दिस। ओके, तो कल के लेक्चर में और इसमें कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे डिस्कस करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 3 सर, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द वेदांत। नंबर ऑफ एटम्स। हाँ हाँ यस बोलो, सर, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बताओ क्या है वेदांत। 140 ग्राम atoms of N contains how many atoms? 140 ग्राम एटम्स ऑफ N नाइट्रोजन एन। ओके हाँ, क्या पूछ रहा है? वेट। contains how many number of atoms? अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो, कोई भी चीज अगर हमें दी हो तो हमें सबसे पहले डिकोड करना होता है इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, 140 ग्राम एटम्स ऑफ एन। तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ एन का वेट कितना होता है? सर 10 वन आएगा ना? क्या? एक मिनट 10 बताता हूँ मैं। आएगा। 1 मोल का मतलब कितने एटम्स होंगे बताओ? एन होंगे। 1 मोल में एन एटम्स होंगे कि नहीं होंगे? 1 मोल में। ठीक है, 1 मोल में एन एटम्स, यहां तक क्लियर है कि नहीं? किसी के भी 1 मोल में एन एटम्स होंगे। एन इज एटम, तो एटम ही होंगे। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 ग्राम एटम बोल सकते हैं। 1 ग्राम एटम्स में कितने होंगे एन एटम्स? एन एटम्स। ठीक है, ये कितने ग्राम एटम्स हैं? मोल को ग्राम एटम्स कहते हैं। ठीक है, तो 140 ग्राम एटम्स में कितने होंगे? 140 ग्राम एटम्स में बताओ, 140 ग्राम एटम्स। 140 into Na। 140 इंटू एन एटम्स। समझा कैसे सॉल्व किया? तो यू नीड टू जस्ट डिकोड दिस। ये डिकोड कर लिया अगर, तो कुछ भी कर सकते हो। वेदांत समझा है नहीं समझा तुम्हें अभी? यस सर, Na का मतलब 6.023 वाला जो वैल्यू है वही मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत सारे एटम्स हो जाएंगे ना। ऐसे समझो कि ये क्या लिखा है, 140 मोल्स लिखा है। अब 1 मोल में कितने होते हैं? Na एटम्स होते हैं। 140 मोल्स में तो बहुत सारे एटम्स हो जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो ग्राम एटम्स मतलब मोल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब मोल्स, ऐसे समझना है इसको। हाँ मतलब ग्राम एटॉमिक मास मतलब ही 1 ग्राम एटम ना? हाँ, 1 ग्राम एटम, वो ग्राम एटॉमिक मास बोला मतलब एक एटम के लिए बोल रहा होगा ना। हाँ, मतलब ही ग्राम एटम। यस यस, मतलब ग्राम एटम सेम एक ही चीज है, वो एक ही बात है। मॉलिक्यूल के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं ना GAM यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। वही तो बात है,
मतलब यहाँ पे सिर्फ हम किसके लिए बात करेंगे, ओनली अबाउट वी कॉल इज 1 मोल एटम्स, 1 मोल एटम्स की बात करते हैं ना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में किसकी बात करते हैं, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल, तो ग्राम आ गया मतलब इट इज गोइंग टू बी मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूल होगा, एटम के लिए एटम होगा, बस इतनी ही चीज है। वही चीज है जीएम, इसी चीज को अलग अलग तरह से लिखा होता है तो हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, तो इसलिए हमें ये डिकोड करते आना चाहिए। ग्राम एटम लिखा है तो क्या मीनिंग है, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है तो क्या मीनिंग है, यू लिखा है तो क्या मीनिंग है, ग्राम लिखा है तो क्या मीनिंग है। ठीक है, तो हमें ये सब कुछ डिकोड करते आना चाहिए, तभी जाके पूरी फ्लेक्सिबिलिटी फ्री हैंड हो पाएगा मूल कॉन्सेप्ट में। अदरवाइज वो हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि ग्राम क्यों आया, एमयू क्यों आया, एक एटम क्यों आया, एन एटम्स क्यों आए। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डिकोड। क्लियर है ये, या कुछ और डाउट किसी को है तो बताओ। ओके ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से कोई कोई बोल नहीं रहा, तो इसका मतलब कोई डाउट नहीं है शायद। ठीक है, डाउट होगा भी तो फिर अलग से पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे के लिए कि आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में व्हाट वी हैव डन, लास्ट लेक्चर में क्या किया था हम लोगों ने, क्या किया था, फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास। ओके, फॉर्मूला मास और ये ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल बता दिया था, राइट। तो एक सेक्शन हम लोगों ने, तो अभी तक हमने कितना सेक्शन खत्म किया, 2 सेक्शंस खत्म कर दिए। एक तो हम लोगों ने खत्म कर दिया है, दैट इज लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, दैट इज फिनिश्ड नाउ। एंड सेकंड दैट वी हैव डन विद द एटॉमिक मास, मोलेकुलर मास, जीएमएम, जीएएम, जीएमवी, ये सब सारी चीजें हम लोगों ने खत्म कर दिया है। ठीक है, और एवरेज एटॉमिक मास, ये सब पोर्शन हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो मेन इस चैप्टर का कोर है, और वो है क्या है, थर्ड टॉपिक जो मैंने लिखा है फ्लो में, क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, राइट। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मोल कॉन्सेप्ट, जो इसका कोर है। तो अभी जो हमने पढ़ा है वो मोल कॉन्सेप्ट समझने के लिए पढ़ा है, और मोल कॉन्सेप्ट पूरे केमिस्ट्री का कोर है एक्चुअली में। पूरी केमिस्ट्री में तुम्हें कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो यू विल गेट मोल कॉन्सेप्ट, एवरीवेयर कॉन्सेप्ट आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से घूम फिर के मोल कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसीलिए अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे जो केमिस्ट्री इजी हो जाती है। याद रखना, इनिशियल 4 चैप्टर्स जो होते हैं ना, इनिशियल 4 चैप्टर्स कौन कौन से, मोल कॉन्सेप्ट, structure of atom, chemical bond, and periodic table. These all 4 chapters, command on these all 4 chapter decide about कि तुम्हारे केमिस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर ये 4 चैप्टर में कमांडिंग है तुम्हारे, अच्छा है, मजा आ रहा है इन 4 चैप्टर्स में, सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ किया है, समझ में आ रहा है, तो समझ लो कि तुम्हारे आगे की केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। अगर ये 4 चैप्टर्स जितने ही डिफिकल्ट होंगे उतना ही तुम्हारा प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए बहुत अच्छे से, और हम लोग बहुत डिटेल में इसको कराएंगे भी इन 4 चैप्टर, ताकि हमारा वो स्ट्रॉन्ग हैंड हो जाए, और बाकी टाइम उसके बाद सेव हो जाता है, क्योंकि ये सब चीजें स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो बाकी चीजें फास्ट चल सकती हैं। तो इसीलिए इस पे ज्यादा फोकस करके 4 चैप्टर पे चलते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, लॉ बोलो। ऑफ आइसोमरिज्म से हम मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं ना? क्या क्या क्या, लॉ ऑफ आइसोमरिज्म, आइसोमॉर्फिज्म मतलब आइसोमॉर्फिज्म, वो भी एक मेथड रहती है ना कैलकुलेट करने की? हाँ मेथड रहती है, और भी मेथड्स हैं बेसिकली निकालने के लिए। ठीक है ना, तो वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं उसको, और भी मेथड्स हैं जब हम लोग एनालिसिस करेंगे। वी कैन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो उसमें पढ़ेंगे कि कैसे कैसे निकालते हैं, और भी बहुत सारे मेथड हैं एटॉमिक मास निकालने के। जैसे ड्यूलॉन्ग्स पेटिस मेथड बताया ना, एक मेथड एक्सपेरिमेंटल वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, मोल लिख दिया मैंने, मोल, मोल कॉन्सेप्ट है। देखो मोल कॉन्सेप्ट का कोर क्या है, ये जैसे पहले बता रहा हूँ, इसे समझ लेना, फिर इसको। मोल कॉन्सेप्ट का कोर मैं सेंटर में डाल रहा हूँ, ये मोल है, और मोल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल, मोल का मीनिंग क्या होता है, बताओ क्या होता है। 1 unit. 1 unit, and what is 1 unit is 6.022 into 10 to the 10 to the power power 24. बस यही मोल का मीनिंग होता है। जैसे डजन होता है मतलब 12 होता है,
अब वो कुछ भी हो सकता है, बनाना भी हो सकता है, एप्पल भी हो सकता है। उसी तरह से मोल ये नंबर होता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। एटम की बात करते हैं, इट बिकम्स एटम्स, मॉलिक्यूल, व्हाटएवर। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट इज गोइंग टू डिसाइडेड बाय, जिसके बारे में बात करेंगे। और हमें पता है कि अगर हम किसी भी चीज के मोल पे पहुंच गए, किसी भी चीज के मोल पे पहुंच गए, तो हम वहां पे इस, अगर हमें पता है कि 1 मोल है, 2 मोल है, 10 मोल है, तो हम बता सकते हैं इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे मान लो हमने सपोज 1 ग्लास पानी लिया है, 1 ग्लास पानी लिया हमने, और उस 1 ग्लास पानी में हमें पता लग जाए कि वो 10 मोल्स हैं। मान लो कि अगर मैंने 1 ग्लास वाटर लिया है, तो मेरे को पता लग गया कि 1 ग्लास वाटर इज गोइंग टू बी 10 मोल्स, राइट? तो क्या बता सकते हो कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के? 6.02 Yes. into 10 raised to 25. 10 Na, 10 Na, राइट? हाँ, मतलब वही एक ही बात है। इसको देखो, अब क्योंकि बड़ा नंबर है, एक और चीज समझ लो अब, तो अब हम लोग Na में बात करेंगे। Na जहां मैं लिखूंगा, इसका मतलब क्या है? 6.02 × 10⁻23, इसका मतलब ये। तो अब जैसे मेरे को पता है कि 1 ग्लास पानी है, मान लो कि इसमें, मैंने कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट करके बताऊंगा मैं अभी। मैंने कैलकुलेट किया 10 मोल्स के बराबर है, तो मैं समझ जाता हूँ कि 1 मोल में कितना होता है, Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो फिर 10 मोल्स अगर पानी है, 1 ग्लास पानी 10 मोल्स के बराबर है, तो उसके पास 10 × Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग, तो अगर हमें किसी भी चीज से कहाँ रीच करना होता है, ऑन दी मोल्स, तो मोल्स के ऊपर हमें रीच करना होता है। मोल्स के बाद हम क्या करते हैं, फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट मोल्स तक कैसे रीच करें, वो पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हाउ टू रीच ऑन द मोल्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो तरीका होता है मोल तक रीच करने का, वो होता है वेट से। ठीक है, वेट से तरीका होता है रीच करने का मोल पे। तो पहला है वेट से रीच करते हैं। वेट से, तो हम यहाँ पे जस्ट एक फॉर्मूला यहाँ पे बनाएंगे, जस्ट फॉर्मूला जो हमने किया है उसी से। देखो, यूनिटरी मेथड से ही फॉर्मूला बनता है। जैसे कि मान लो कि मैंने कहा कि 18 ग्राम वाटर में, 18 ग्राम वाटर में कितने मोल्स होंगे? मोल्स कितने होंगे? 6.022 into 10 raised मोल्स, to मोल्स, 23. मोल्स, मोल्स। 1 mole, 1 mole. 18 mole. ग्राम वाटर इज 1 मोल, One mole. राइट? 18 ग्राम वाटर इज 1 मोल, है ना? एक ही मोल तो होगा। Yes. ठीक है, नंबर नहीं पूछ रहा मैं, मोल पूछ रहा हूँ, कितने मोल्स होंगे? 1 मोल। ठीक है, 36 ग्राम ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी 2 मोल्स, 2 moles. राइट? तो क्या मैं ये तो यूनिटरी मेथड से मैं निकाल सकता हूँ कि तो क्या कुछ ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं जो कि हमें जनरली काम आए? तो हम निकाल सकते हैं कि मोल्स इज इक्वल्स टू जो गिवन वेट होता है, गिवन वेट, One atomic weight. हाँ, और वो ग्राम्स में यूज करना है, क्योंकि हम जो जीएमएम यूज करेंगे, जीएमएम और जीएम, मैं जीएमएम लिखूंगा तो जीएमएम किस में होता है? ग्राम्स में होता है, राइट? जीएमएम क्या होता है? ग्राम Molecules मोलेकुलर में मास इज होता है. ग्राम, या ग्राम एटॉमिक मास इज इन 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 ग्राम्स। इसीलिए जो गिवन वेट होना चाहिए, किसमें होना चाहिए? वो होना चाहिए ग्राम्स में। तो पहला जो इसका लिंक है, तो इसी से निकल जाता है कि 36 में निकाला, 36 बाई वी कैन से 18। तो ये तो इसका क्या होता है, इट इज गोइंग टू 1 मोल का जो मास होता है वही इसका जीएमएम होता है, ग्राम मोलिकुलर मास। तो मॉलिक्यूल के लिए जीएमएम हो जाएगा। तो जो भी मोल अगर हमें किसी का निकालना है, अगर वेट दिया हुआ है उसका, तो हम क्या करेंगे, गिवन वेट बाई जीएमएम और जीएम। अगर वो मॉलिक्यूल है तो जीएमएम यूज करेंगे, और अगर वो एटम है तो जीएम यूज करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज द वेट का रिलेशन आ गया, दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सबको क्लियर है पॉइंट ये? कैसे निकाला फॉर्मूला ये? Yes, sir. तो मतलब अभी इधर GAM 2 moles है क्या? क्या 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 बोल रहे हो? वो अभी इधर GAM की वैल्यू क्या है? जीएमएम मतलब क्या होता है? व्हाट इज जीएमएम? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और क्या होगा? मान लो वाटर के लिए पूछो तो कितना होगा जीएमएम? वाटर का जीएमएम कितना होता है? 18 grams. O2 का कितना होता है? O2 का 32 कितना grams. होगा? 32। 32 ग्राम। Mass CO2 of कितना 1 mole होगा? of molecules. 44। 44. जीएम का मतलब क्या होता है? एटम की बात करूंगा मैं, तो Mass H, of 1 mole atom. ग्राम एटॉमिक मास। H के लिए 1 होगा, N के लिए 7 होगा, O के लिए 8 7. होगा, समझा? यस। जीएमएम क्या है, जीएम क्या है? तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम यूज कर सकते हैं इसको। सो तो दोनों Sir, यूज N कर के लिए सकते हैं या N के लिए 14 होगा ना? हाँ क्या, हाँ हाँ, और सॉरी, N के लिए O 14 के होगा। लिए 16 16 होगा. यस 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 यस, N के लिए 14 होगा, यस यस, और ये 16 होगा, करेक्ट है। ये H के लिए 1 होता है,
इसके लिए 14 years। हाँ सही है। समझा जीएमएम? जीएमएम ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, ये जीएमएम क्या होता है, जीएम क्या होता है, किया है कि नहीं किया है? यस सर। तो जिसका भी निकालना होगा क्या करेंगे, उसका हमें, अगर एटम है तो एटम का वेट डिवाइड बाय उसका जीएम यूज करेंगे, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मास डिवाइड बाय जीएमएम यूज करेंगे। जैसे 36 ग्राम्स वाटर में कितने मोल्स, तो 36 गिवन मास बाय जीएमएम कितना होगा 18, तो 36 बाय 18 इज गोइंग टू बी 2 मोल्स, राइट? यस सर। तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जनरल फॉर्मूला है, और ये यूनिटरी मेथड से फॉर्मूला आता है। यूनिटरी मेथड जब यूज करोगे 3 वैल्यूज होती हैं, चौथी पता करनी होती है, तो यूनिटरी मेथड से फॉर्मूला आ जाता है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? दिस फॉर्मूला इज क्लियर, फर्स्ट फॉर्मूला। यस सर। ठीक है, अब आते हैं सेकंड फॉर्मूला पे, कि सेकंड फॉर्मूला ये है, कोर उसका क्या है। नाउ फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2, और फॉर्मूला नंबर 2 है गैसेस के लिए, फॉर गैसेस, गैसेस के लिए, गैसेस के लिए। अब जाहिर है गैस आएगा तो वॉल्यूम आएगा, तो हम लोग एसटीपी पे बात करेंगे। ठीक है, एसटीपी पे बात करेंगे, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, एक मोल गैस गैस कितनी ऑक्यूपाई करती है, 22.4 22.4 लीटर। liters। तो 2 मोल गैस कितना ऑक्यूपाई करेगी, 44.8 लीटर्स, 44.8 लीटर। राइट? यही तो ऑक्यूपाई करेगी। तो अगर मेरे को फॉर्मूला निकालना है मोल्स का, लीटर से रिलेटेड या वॉल्यूम से रिलेटेड, तो क्या लिखूंगा, मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 22.4। 22.4 liters। और ये फॉर्मूला काम करे किसके ऊपर, एसटीपी। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू जो आ रही है 22.4 ये लीटर में है, तो ये भी हमें किस में यूज करना पड़ेगा, लीटर में। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें एमएल में यूज करना तो क्या होगा, गिवन वॉल्यूम किस में यूज करेंगे, गिवन वॉल्यूम वी आर गोइंग टू यूज इन एमएल, मिलीलीटर में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 22400 ml हो जाएगा। सर हम्म, पहला फॉर्मूला सबके लिए है क्या? कौन सा, ये वाला? हाँ हाँ, अगर वेट दिया हो तो इसके टर्म में आ गया, अगर कोई गैस है तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, राइट? यस। तो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि हमें कैसे पहुंचना है उस पर। अगर कोई गैस है तो हम लोग वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, मास तो सबके लिए होता है। ठीक है, तो ये सेके फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। फॉर्मूला नंबर 2 सबको क्लियर है, कैसे मोल्स तक पहुंचेंगे फॉर्मूला नंबर 2 से? यस सर। ठीक है, नाउ फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 ये फॉर्मूला नंबर 3 ये है वॉल्यूम बेस्ड है, ये वाला जो है वॉल्यूम बेस्ड है, मैं वॉल्यूम लिख देता हूँ। ठीक है, और ये एसटीपी, वॉल्यूम आ गया तो एसटीपी, और जाहिर सी बात है फॉर गैस के लिए है ये वाला है, इट इज गोइंग टू बी मास बेस्ड है, ये मास पे बेस्ड है। ठीक है, तीसरा जो है थर्ड इज नंबर ऑफ पार्टिकल बेस्ड है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तीसरा फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे बेस्ड है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास, इंफॉर्मेशन ये है कि अगर हमारे पास 1 मोल है किसी का तो कितने पार्टिकल्स होंगे, Na पार्टिकल्स, एन पार्टिकल्स। राइट? Na पार्टिकल्स ही तो होंगे। अब मान लो कि हमारे पास कुछ x पार्टिकल्स हैं, हमें नहीं पता कि कितने हैं, तो कितने पार्टिकल्स हैं ये x पार्टिकल्स, तो कितने मोल्स हो जाएंगे, 1/Na moles। x by Na, राइट? यही तो होगा, x into 1 by Na। by Na moles। तो x by Na मोल्स होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा? ये सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है यहाँ यस पे? सर। अगर मेरे थर्ड पास, नहीं समझा। हाँ मैं फिर से बताता हूँ, देखो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ये तो पता है सबको, 1 मोल Na पार्टिकल्स, ये पता है कि नहीं पता है, 1 मोल Na पार्टिकल्स, यस राइट? सर। ये पता है, यस सर। ठीक है। अब मैंने एज्यूम कर लिया है, मैंने क्या एज्यूम किया है, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास x पार्टिकल्स हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास कितने पार्टिकल्स हैं, आई एम गोइंग टू है x पार्टिकल्स। बताओ कितने मोल्स होंगे, यूनिटरी मेथड यूज करो, X X by Na moles। x बाई Na मोल्स होंगे कि नहीं होंगे, तो इसको इधर करेंगे x इंटू 1 बाई Na हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बाई Na मोल्स होगा कि नहीं होगा, होगा, राइट? अब x तो कुछ भी हो सकता है,
तो क्या मैं यहाँ पे मोल्स का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ? मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स? Na is constant. Na is constant. तो what is variable here is x. Number of particles. हाँ, तो नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स, नंबर ऑफ गिवन, जैसे गिवन वॉल्यूम, गिवन मास, वैसे ही नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अपॉन Na। Na, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स। सबको समझा फॉर्मूला क्या होगा इसका? राइट तो ये इसके पार्टिकल्स के टर्म्स में क्या फॉर्मूला हो जाएगा? पार्टिकल्स के टर्म्स में फॉर्मूला इज गोइंग टू बी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू number of moles equals to given particles divided by Na. Given particles divided by Na. फॉर्मूला नंबर 3 है, ये फॉर्मूला नंबर 2 है, ये फॉर्मूला नंबर 1 है, ये 2 है और ये 1 है। सर सेकंड इसका फॉर्मूला क्या है? किसका? सेकंड का। सेकंड का फॉर्मूला ये है ना, ये भी है, दोनों एक ही चीज है। इसमें मैंने ml में लिया है, इसमें मैंने क्या लिया? लीटर में लिया है, यही तो चीज है बस। ये ml में लिया है, इसमें लीटर में लिया है ना? लीटर में लेंगे तो क्या हो जाएगा? गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, और इसमें क्या हो जाएगा? ml में लेंगे तो गिवन वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय 22400 ml। ये 3 फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। सबको क्लियर है फॉर्मूला कैसे निकला है? 3 formulas: moles given weight, moles volume, moles number of particles. सर बोलो। सर 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सब में सेम रहते हैं, तो फिर ग्राम्स, नंबर ऑफ ग्राम्स क्यों अलग रहते हैं? क्योंकि ग्राम क्या होता है? मास होता है ना उसका, वेट होता है ना उसका। सर तो फिर पार्टिकल्स कैसे सेम रह सकते? पार्टिकल कैसे मिल सकते हैं? क्वेश्चन क्या है? मैं क्वेश्चन नहीं समझ रहा हूँ। पार्टिकल्स क्या क्या रिलेशन है? मतलब कुछ जैसे एग्जांपल से बताओ तुम्हें कहाँ डाउट हो रहा है। जैसे मान लो सोडियम की बात कर रहा हूँ, सोडियम का 1 मोल जो होता है, कितना मास होता है उसका? सोडियम का 23, राइट? यस। ठीक है, कितने पार्टिकल्स होंगे 23 ग्राम में उसके? 6.022। 6.022, राइट? तो 23 ग्राम में कितने पार्टिकल्स हैं? Na एटम्स हो जाएंगे उसके। हाँ और सर। 23 को क्या बोलेंगे हम लोग? व्हाट डू कॉल दिस 23? क्या 1 बोल मोल। सकते हैं? 1 मोल। और वी कैन कॉल दिस 23 इन रिलेशन टू सोडियम GM। Gram atomic mass. GM बोल सकते हैं उसको, राइट? एटम है तो GM बोल देंगे उसको। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं, बस ऐसे याद रखोगे। मैंने कहा कि नो ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन एटम। तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन एटम क्या होता है? इट इज गोइंग टू बी 16। तो 16 जो है, एक 16 ग्राम जो है वो 1 मोल ऑक्सीजन का वो मास हो जाएगा। 1 मोल मतलब, मोल का मतलब Na, ठीक है? और उसके बाद से 16 को हम क्या बोलेंगे? GAM बोल देंगे, GAM बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास बोल देंगे, ठीक है? तो ये जस्ट एक एक कोई एटम पकड़ो और देखो, GAM GMM लगा के देखो। और एटम का मतलब एटम, मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल, बेसिक कोर वही है। कॉन्सेप्ट, ये डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी? यस सर। यस सर। तो कॉम्प्लेक्स नहीं सोचना है, इजी सोचना है, एकदम कॉम्प्लेक्सिटी वाली कोई बात ही नहीं है। कुछ भी एटम को समझना है तो जस्ट एक एटम पकड़ो या मॉलिक्यूल पकड़ो और फिर देखो क्या क्या इसमें कर सकते हो। ये नोट डाउन हो गया सबका? ये 2 मिनट सर। सर एक सर 2 मिनट। मिनट। हम्म। सर हम x अपॉन Na को ही एवोग्राम बोलते हैं ना? 1/Na होता है वो। 1 AMU मतलब ही 1/n है ना? हाँ, 1/Na को हम बोलते हैं एवोग्राम। 1/Na होता है ना वो।
सर बट जिसका लाइक जिस पार्टिकल का मास x ग्राम होगा तो उसका एवोग्राम x बाय अगर n एक होगा। एटम के लोगे तो एवोग्राम बन जाएगा, एक एटम के लोगे तो वो एवोग्राम बन जाएगा। हाँ तो मतलब x एटॉमिक मास रहा वो एटम का, तो हाँ उसका ग्राम x अपॉन na होगा ना। हाँ 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 वही होगा। तो एक एटम के लिए इट इज गोइंग टू बी एवोग्राम ओनली, करेक्ट है। एक एटम के लिए या एक मोल के लिए एवोग्राम हो जाएगा। सर मतलब ये नियर बाय एवोग्राम ही है ना, मतलब उधर 1 एटम के लिए होता है, इधर x एटम के लिए। हाँ एक ही बात है, बट देखो जब एक्स का वैल्यू कुछ भी सर हो पर सकता ये है। मोल्स है ना, वो हाँ वेट है। हाँ वो वेट है, वो रिलेशन है। देखो वो क्या है कि वो एक एटम का मास की बात कर रहा है। जब हमने एवोग्राम पढ़ा तो क्या पढ़ा था? एक एटम का मास। एक एटम का मास कितना होना यस। चाहिए? बहुत कम होना चाहिए ना। एक एटम का मास कितना होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। तो कितना होता है? 1/1 1 u 1 बाई बस 1 u होता है, या 1 1 बाई क्या बोलेंगे? 1 बाय Na। na, 6.082 1 बाय इंटू na। 10 1 by 23 na। AMU, राइट? यही होगा ना, यही तो हमने लिखा था। तो ये इसको एवोग्राम कहेंगे। और अगर ऑक्सीजन है ये, अगर ये हाइड्रोजन के लिए है, ये हाइड्रोजन के लिए, अगर ऑक्सीजन तो क्या बन जाएगा? ये 16 बाई हो जाएगा, 16 बाय, 1 ठीक है ना? बाय तो na। हाँ तो 16 मतलब बाय एन हो ऑक्सीजन जाएगा। के 1 मोल के लिए क्या? हाँ तो एक मोल के लिए होता है वो, राइट? ये यहाँ कोई जरूरी थोड़ी है एक्स की वैल्यू एक ही मोल के लिए हो, ये तो कितने मोल्स के लिए हो सकती है। सर मतलब गिवन पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो कुछ भी हो सकते हैं। सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका कोई यूनिट होता है क्या? अगर ये एटम है तो क्या बनेगा? ये एटम। अगर ये मॉलिक्यूल है तो क्या बनेगा? ये मॉलिक्यूल। मतलब बनाना बाय बनाना, एप्पल बाय एप्पल, एग बाय एग, यही तो होगा। दोनों का यूनिट तो सेम होना चाहिए ना। यूनिट कौन डिसाइड करेगा? जो गिवन होगा वो डिसाइड करेगा, ये डिसाइड नहीं करेगा यूनिट। डन हो गया। सर 1 मिनट। हम्म डन सर। ओके तो ये हो गया, वी हैव रीच टू द मोल्स, ठीक है। कुछ अगर बाकी होगा तो स्लाइड देके कर लेना, ठीक है ना। आगे चलते हैं अभी। तो अभी हम लोग मोल्स के आगे जाते हैं, दैट इज मोल्स हमें पता लग गया। अब मोल्स से क्या हो सकता है? मोल्स अगर हमें पता लग गया तो क्या हो सकता है, वो मैं बात करता हूं अभी। तो मोल्स अगर हमें पता लग गया तो मान लो कि मेरे पास 18 ग्राम ऑफ वाटर है। सपोज आई एम गोइंग टू हैव 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो 18 ग्राम्स ऑफ वाटर मतलब कितने मोल्स? कितने 1 मोल्स? मोल। 1 1 मोल। मोल। 1 वेट बाय मोल। मोलिकुलर वेट करेंगे, वेट बाय इसका जीएमएम यूज करेंगे, तो 18 है बाय 18 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 18 ग्राम वाटर मींस व्हाट? दैट इज 1 मोल। 1 मोल। 1 मोल। तो अगर मेरे पास 18 ग्राम वाटर है तो मेरे पास क्या है? 1 मोल है। अब क्वेश्चन ये है कि एक ग्लास में पानी है, तब तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे हम उसमें मोल्स निकाल सकते हैं। तो उसको वेट कर लो कितना पानी है,
और उसे क्या करो 18 से डिवाइड कर दो तो तुम्हें निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो 1 मोल हो गया। अब अगर हमसे कोई पूछे कि 18 ग्राम ऑफ वाटर और 1 मोल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इसके अंदर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, और 18 ग्राम का हो या 1 मोल का हो, बात तो एक ही है। Na molecule. कितने मोल्स होंगे? मोल में नंबर ऑफ Na मॉलिक्यूल्स, Na molecule. Na मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 1 मोल में Na होते हैं, तो विल राइट हियर इज Na मॉलिक्यूल्स, राइट। अगर मैंने पूछा टोटल एटम्स कितने होंगे, टोटल एटम्स कितने होंगे? 2 Na. Na into 3. Na atoms. Na into 3. हमारे पास क्या है? H2O है, H2 में कितने, एक H2 में कितने एटम्स Three. होते हैं? So Na into 3. 3 एटम्स। Na into 3. 1 H2 is going to have 3 atoms, right? यहाँ तक क्लियर सबको? एक H2 में कितने एटम्स? 3 एटम्स। 3. और कितने H2 मॉलिक्यूल्स हैं? Na. Na। तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर? 3 Na. 3 into Na Na. Molecule. एटम्स, 3 Na एटम्स हो जाएंगे, 3 Na एटम्स। यहाँ तक सबको क्लियर है? 3 Na एटम्स कैसे निकाला ये, Yes, sir. राइट? इसके बाद मैंने पूछा कि हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स की बात कर रहा हूं मैं, कितने होंगे इसके अंदर ऑक्सीजन एटम्स? 1 2 into into Na. ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं इसके अंदर? एक के अंदर एक ही तो है, 1 into 1 Na. into तो Na, 1 Na. Na ऑक्सीजन एटम्स, Yes. राइट। अगर मैंने कहा कि हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 2 into Na. 2 into 2 Na. Na. 2 Na हो जाएगा, तो 2 Na हाइड्रोजन एटम्स। इसके बाद से अगर मैंने कहा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी देयर इन दिस, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, बताओ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर? ये मेन कोर है, दिस इज कोर, ये याद रखना है। Electrons. क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10. 10 electrons होने से. 10 Na. into Na. 10 into 10 Na. into Na, राइट। 10 तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? H2 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10, H के हो 10. जाएंगे 2 प्लस O के कितने हो जाएंगे? 8. 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट। 10 10 इलेक्ट्रॉन्स। Na. एक H2 में 10 इलेक्ट्रॉन्स, कितने H2 है? Na मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर एक H2 में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो Na मॉलिक्यूल्स H2 में कितने होंगे? 10 into Na इलेक्ट्रॉन्स। इतना सबको क्लियर है पॉइंट कि नहीं समझ में आ रहा है ये? समझ में आ रहा है? समझा सर. ठीक है। अगर मैंने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इसके अंदर, तो कितने हो 10 जाएंगे? into Na. 10 Na. ये 10 भी into प्रोटॉन्स Na. भी 10 ही होते हैं, 2 प्लस, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा कितने? 10 Na प्रोटॉन्स हो जाएंगे इसके अंदर। अगर मैंने कहा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे तो कितने होंगे? 8 Na. 8 into Na. 8 Na। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे क्योंकि 0 + 8 होता है, तो वी कैन राइट हियर इज 8। तो 8 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, तो 8 Na न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 Na न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ गई इससे। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें मोल पता लग गया, अगर हमें मोल्स पता लग गए तो हम क्या कर सकते हैं, इसके हम निकाल सकते हैं एटम्स कितने हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एटम का रेशियो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं, एवरीथिंग, राइट। अगर ये 36 ग्राम्स ऑफ वाटर होता तो क्या होता? 2 मोल होता और क्या? 2 से मल्टीप्लाई. तो ये into 2 हो जाता, 2 Na right? molecules होते हैं. तो whatever mass that is given to us will be able to calculate number of molecules, number of atoms, number of individual atoms, right, number of electrons, protons and neutrons. That is what we call as the mole concept. mole concept का यही सबसे बड़ा we can say application है। clear है सबको पॉइंट ये कैसे कैलकुलेट किया? Yes sir. Yes, sir. ठीक है। अब ये तो एक मास के टर्म में कैलकुलेशन हो गया। अब मान लो कि हमारे पास कोई ये सेकंड इसमें कैलकुलेशन है, इसको लिख लेना अभी पैरेलल, ये लिख लिया सबने? दिस इज डन? No sir. 2 मिनट. हाँ लिख लो फटाफट इसको। Sir, what number of electrons, protons और neutrons were 10 Na, 10 8 वो सब कैसे आया? देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले एक में इलेक्ट्रॉन निकालो। एक H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ? कितने इलेक्ट्रॉन्स एक H2 में?
एक H2 मैंने स्टार्टिंग में, इसलिए देखो तुम्हें याद आ रहा होगा मैंने क्यों निकलवाया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, फटाफट निकालते आना चाहिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मैंने निकाला है, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स। ऑलरेडी मैंने न्यूट्रॉन। डिस्कस किया हुआ है इसको, अगर इसमें डाउट है तो सी द लेक्चर, जो भी रिलेटिव लेक्चर है उसका, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वैसे निकालने निकाला से। था। क्या? ओके सर, नहीं कुछ नहीं 10 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन्स, राइट। ये मैंने, Yes, ये sir. तुम जब तक देखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, इसलिए अगर किसी को डाउट इस बात में है कि H2O में 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए, H2O में 10 प्रोटॉन्स कैसे आए, H2O में 8 2 न्यूट्रॉन्स plus कैसे 8, आए, 2 हाँ, plus 8. तो वो तुम्हें उसके रिलेटिव लेक्चर देखना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लो तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन एंड 8 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर एक मॉलिक्यूल Okay, के sir. अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 2 इंटू 10, 3 में कितने होंगे, 3 इंटू 10, तो Na में कितने होंगे, Na 10 इंटू into 10, 10 10 Na, into 1. समझा। प्रोटॉन्स के लिए भी सेम है, न्यूट्रॉन्स क्या है, एक में 8 है, तो Na में कितने होंगे, 8 इंटू Na न्यूट्रॉन्स। ये समझा कि नहीं समझा पॉइंट सबको ये? सर बोलो फैज। सर 1 ग्राम में कितने AMU मतलब मास रहता है? 1 ग्राम में? हाँ, किसकी 1 ग्राम में? H2O। क्या बोल रहे हो, 1 ग्राम H2O? हाँ, क्या बताना है इसका, क्या बताना चाहते हो इसका, क्वेश्चन क्या है? 1 ग्राम H2O है, क्वेश्चन क्या है? 1 ग्राम H2O में मतलब कितने एटम्स रहेंगे H2O के ऐसा? ओके ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले मोल्स पे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? Yes. आना पड़ेगा मोल्स पे। 18 मोल्स कैसे gram is निकालोगे 1 इससे, mole. So 1 तो क्या gram निकालो, is मोल्स इक्वल्स टू क्या हो 1 जाएगा, upon 18. तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होगा इसका, जीएमएम हो जाएगा, तो 1/18 हो जाएगा। ये मोल्स आ गए, into 6 point. और क्या निकालना है बताओ, अभी मॉलिक्यूल्स बताना है। यस सर। मॉलिक्यूल्स तो कितने हो जाएंगे, मोल्स इंटू Na हो जाएगा, 1/18 इंटू Na हो जाएगा। भाई एक मोल में कितने होते हैं, Na होते हैं कि नहीं होते हैं मॉलिक्यूल्स? यस सर। तो 1/18 मोल्स में कितने होंगे, 1/18 इंटू Na। सर पर ये लॉजिकली तो ऐसा मतलब आंसर समझ रहा नहीं ना कि एग्जैक्टली कैसे आएगा, एग्जैक्टली कैसे आएगा, मतलब लॉजिकली कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे ऐसा अंदाजा नहीं आएगा। अरे भाई Na की वैल्यू पुट करो ना यार, 1/18 इंटू क्या हो जाएगा, 6.022 × 10⁻³ Na क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। नंबर, Na इज मॉलिक्यूल नहीं होता है नंबर, इट इज नंबर। मैंने क्या बताया, डजन बोला है तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे कि डजन का मतलब क्या है, कि 1 डजन बनाना, 1 डजन केला, 1 डजन एग, क्या बोलोगे? मैंने सिर्फ डजन बोला तो डजन का मतलब क्या होता है, 12। वैसे ही मोल का मतलब क्या होता है, दिस वैल्यू, राइट। यस सर। अब अगर मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। अगर मैं एटम की बात कर रहा होता तो वो क्या बनता है, एटम। ये क्योंकि हमने स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, तूने मॉलिक्यूल बोला ना मेरे को, तो क्या आएगा इसका, मॉलिक्यूल। हाँ सर समझा। ठीक है, अब इससे एटम पे जा सकते हो, तुम्हें मन हो अगर एटम पे जाना तो मॉलिक्यूल को ब्रेक करो, एटम में जाओ, कितने एटम्स हैं बता सकते हो। फैज यही डाउट था, कुछ और डाउट था? नहीं सर यही डाउट था। देखो जस्ट स्टिक टू द टॉपिक, अगर इधर उधर घूमोगे तो तुम्हें समझ में आना चाहिए मोल का क्या रिलेशन है, कैसे निकालते हैं, क्या वैल्यूज है। Na की वैल्यू पुट करो हर जगह पे एंड यू विल गेट दिस। तो जनरली क्या होता है, कैलकुलेशन होता है यहाँ पे, तो बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में देता है या कभी भी, तो हमें 3Na 2Na 4Na ऐसे इस फॉर्म में दिया जाता है। तो Na क्योंकि सबको पता है कैलकुलेशन है उसमें, तो सिर्फ वो कॉन्सेप्ट जानना है कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है, तो इस फॉर्म में भी आंसर दिए जाते हैं। बाकी अगर हमें निकालना है वैल्यू तो क्या करें, 3 इंटू 6.022, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे तो आ जाएगा वो वैल्यू उसकी। लिख के हो गया ये? Yes, sir. यस सर। डन सर। ओके
अब दूसरा मैं बात करता हूँ केस, ये केस नंबर 1 था, इसको ऐसे लिख लेना, दिस इज केस नंबर 1, ठीक है, केस 1 है ये। जब हमें वेट दिया हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। केस नंबर 2, उसका मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। केस 2, केस 2 में मैं क्या दिया है, गैस के लिए है ये, और ये गैस का वॉल्यूम दिया है, मान लो हमें वॉल्यूम एट एसटीपी दिया हुआ है, एट एसटीपी, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, केस नंबर 2 में गैस दिया है, गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी। तो यहाँ पे हमें पता है कि मान लो कि मैं दिया है 22.4 लीटर्स ऑफ CO2, ठीक है, मैंने दिया है, मेरा ये मेरा जस्ट मेरे को यही बताया गया है कि मेरे पास कितना है, 22.4 लीटर ऑफ CO2 है, और ये एसटीपी पे है इसका वॉल्यूम। अब मैं इसे क्या क्या चीजें निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ मैं इसको, मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 मोल गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 22.4 लीटर, तो क्या हो जाएगा 22.4 बाई क्या हो जाएगा, 22.4 इक्वल्स टू 1, तो मतलब कितना हो जाएगा, 1 मोल। 1 मोल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 22.4 लीटर, 22.4 लीटर ऑफ CO2, ठीक है, एट एसटीपी इक्वल्स टू व्हाट, 1 मोल ऑफ CO2, राइट, यही तो हो जाएगा, यस सर। ठीक है। अब अगर ये 1 मोल CO2 हो गया, तो अब देखो, अब बताओ इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें CO2 के मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, Na. Na ठीक है। तो 1 मोल है, तो 1 into Na हो जाएगा, तो Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, राइट। अब बताओ टोटल एटम्स कितने होंगे, 3 Na 3 Na, टोटल एटम्स इज 3 गोइंग Na, टू बी 3 into Na, क्योंकि एक CO2 में कितने एटम्स होते हैं, 3 एटम्स होते हैं, तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, 3 Na एटम्स ऑफ CO2। कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे, 1 Na कार्बन atoms. एटम्स, सो इट इज गोइंग टू बी Na, राइट, Na कार्बन एटम्स, ठीक है। हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे इसमें, ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे, 2 Na 2, क्योंकि एक में 2 ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा 2 Na ऑक्सीजन एटम्स, राइट। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर, बताओ इलेक्ट्रॉन्स, तो CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, CO2 में 32 निकाल Na सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसके पास, इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी 6 प्लस इट विल हैव 8 8 16, है ना, तो कितने हो जाएंगे 24 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, 22 यस सर। 22 होगा, 24 होगा, 22 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 22, राइट। न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर, सेम ही होगा, 2. 22 ही होगा, सॉरी न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स हो जाएगा, यही तो होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 22 22 22, राइट। मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसके पास, ये मेन इसका इंफॉर्मेशन है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, Na molecules। Na मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 22 इलेक्ट्रॉन्स, 22 प्रोटॉन्स, 22 न्यूट्रॉन्स। तो अगेन हमें निकालना है कि Na मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर, इट विल हैव, मतलब 22.4 लीटर में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे CO2 के अंदर, इट विल बी 22 Na। प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 22 Na। न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 22 Na। सब सेम होगा। ये समझा या नहीं समझा, ये कैलकुलेशन कैसे निकाला हमने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, समझा सर। सबने लिख लिया, ये दिस इज डन। 2 minutes.
अब अगर ये 44.8 लीटर होता तो सब कुछ डबल हो जाता, राइट। तो जस्ट वही सारी चीजें हैं, उसमें सिर्फ हमें बेसिक पता लगना चाहिए। 22.4 लीटर मैंने बोला CO2 का एसटीपी पे, तो तुम्हें सब कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में हो जाना चाहिए कि मैं ये सब कुछ कैलकुलेट कर सकता हूँ। लिख के हो गया? डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक और केस नंबर 3, दिस इज केस नंबर 2, राइट। अभी लाइट गई है इसलिए तुम्हें थोड़ा सा दिखाई देगा वैसे, इसलिए कोई इशू नहीं है। जस्ट नाउ केस नंबर 3 पे आ रहा हूं मैं। केस 3, तो केस 1 था वेट के ऊपर, केस 2 मैंने गैस के लिया था एसटीपी पे, केस 3 की बात कर रहा हूं मैं। केस 3 में आयंस के लिए बोल रहा हूँ, फॉर आयंस, ठीक है, आयंस के लिए बोल रहा हूँ। केस 3 इज फॉर आयंस। मान लो कि मेरे पास 60 ग्राम्स, ये मेरा क्वेश्चन है, CO3 माइनस है, ठीक है, आयन है ये, दिस इज आयन। CO3 माइनस को क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। मेरे पास क्या है? 60 ग्राम ऑफ CO3 माइनस, 60 ग्राम्स ऑफ CO3 माइनस आयन, राइट। तो अब बताओ मोल्स कितने हो जाएंगे इसके? मोल्स, मोल्स आयन का कैसे निकालेंगे? वेट दिया है तो क्या हो जाएगा? गिवन वेट 60 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा इसका, जो इसका आयन का वेट होगा, आयन का वेट कितना होगा? 60 और 1 मोल होगा। 1 mole होगा. हाँ 1 मोल हो जाएगा, क्योंकि 60 CO3 माइनस मतलब कितना हो जाएगा? CO3 माइनस 12 60. प्लस 3 इंटू 16, राइट। तो कितना आ जाएगा टोटल? ये 60। 60. तो ये कितना हो जाएगा? 60 बाय 60 इक्वल्स टू 1 मोल। तो मैं कह सकता हूं कि अगर 60 ग्राम ऑफ CO3 माइनस है तो किसके बराबर है? 60 ग्राम ऑफ CO3 माइनस इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ CO3 माइनस। यहां तक क्लियर सबको? यस सर। राइट। तो अब मेरे को अगर निकालना है सपोज कि टोटल आयंस कितने होंगे? कितने आयंस होंगे? 1 मोल है तो कितने आयंस हो जाएंगे इसके अंदर? Na आयंस, राइट। तो इट इज गोइंग टू हैव Na आयंस, होंगे कि नहीं होंगे? Na आयंस, राइट। इसके बाद से टोटल एटम्स कितने होंगे इसके पास? टोटल एटम्स कितने होंगे इसके पास? 4 Na. 4 3 Na. N, ये 3 ये है और ये 1 है, तो कितने हो जाएंगे टोटल इसके पास? 4 Na एटम्स हो जाएंगे, एटम्स इन आयन, ठीक है। उसके बाद से कार्बन एटम कितने हो जाएंगे? कार्बन एटम Na. Na atoms, Na, राइट। ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे? 3 Na, 3 Na. ऑक्सीजन एटम इज गोइंग टू बी 3 Na। ये 3 Na हो गया क्योंकि इसमें 3 है, 3 Na हो जाएगा, इट विल हैव 3 Na। उसके बाद से इसमें अब बताओ, इधर आते हैं अभी, तो वी आर गोइंग टू हैव नाउ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स तो CO3 माइनस को यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ पे CO3 माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर? कितने इलेक्ट्रॉन्स? C होता है 6 12, O होता है 18 16, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास? 38. सॉरी 12 नहीं, 6 हो जाएगा। 6 प्लस 3 इंटू 8, ठीक है, 6 प्लस 3 इंटू 8, राइट, +2 सर। प्लस 2। 2 32. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास, होंगे कि नहीं होंगे? 2 एक्स्ट्रा 32 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। Yes, sir, 32.
तो ये 2 + 2 इसलिए लिखा है ये +2। तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास? इट इज गोइंग टू हैव 32 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे इसके पास? ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। प्रोटॉन्स कितने होंगे इसके 30 पास? 30 30। ये 2 नहीं होंगे क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का -2 नंबर हो है, जाएगी। तो इट विल बी 30 30 प्रोटॉन्स, राइट। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स भी कितने 30। होंगे इसके पास? 30। यही होगा ना न्यूट्रॉन्स भी। यस तो अब निकाल लेते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके पास? कितने हैं टोटल आयंस? Na आयंस। 32 इलेक्ट्रॉन्स Na कितने हो जाएंगे इसके पास? 32 Na 32 Na। 32 Na So it is going to have 32 Na electrons, right? Electrons। तो उसके बाद प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 32 आएगा ना, ये 32 होगा ना, ये 32 ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 30 Na प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 30 Na न्यूट्रॉन्स। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, वो है चार्ज इन कूलम्स। चार्ज इन कूलम्स कितना होगा इसमें? अब देखो इसके ऊपर कितना एक्स्ट्रा चार्ज है? एक CO3 पे कितना चार्ज है? -2। -2 मतलब एक CO3 पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है एक्स्ट्रा? 2। 2 +2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? कोई बता सकता है कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर? -1.6 × 10⁻19 कूलम्स का चार्ज होता है। चार्ज को कूलम्स में देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? -1.6 × 10⁻19 कूलम्स का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास एक्स्ट्रा? 2। तो एक आयन के ऊपर कितना चार्ज होगा टोटल? 1 ion is going to have how much charge? 1.6 हाँ, तो 1 ion will have 1 ion will have -2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम्स का चार्ज होगा कि नहीं होगा? इतना सबको समझ में आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इस पे -2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम्स का चार्ज। ये पढ़ोगे आगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, बट ये जस्ट डेटा याद रखो। ये कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम्स का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, माइनस नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो एक पे तो दो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, -2 चार्ज है, न्यूट्रल नहीं है, -2 चार्ज है। तो 1 आयन विल हैव 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम्स चार्ज, राइट। तो अगर हमारे पास 60 ग्राम ऑफ CO3 है तो कितना चार्ज होगा उस पर कूलम्स में? 2 Na into 1.6 into 10⁻19 coulomb. वेरी गुड, वेरी गुड। सो इट विल बी दिस वैल्यू, ये वैल्यू। एक के ऊपर इतना चार्ज है, अब कितने हैं? एक के ऊपर इतना चार्ज है तो 10 पे कितना होगा? इंटू 10 हो जाएगा। तो हमारे पास कितने हैं? Na आयंस है हमारे पास। तो चार्ज इन कूलम्स कितना हो जाएगा? ये हमने ऑलरेडी निकाला है। ये 2 × 1.6 × 10⁻19 और इनटू क्या हो जाएगा? Na। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बता सकते हो? ये वैल्यू कितनी आएगी? इनटू Na करेंगे। अब ये कैलकुलेशन मैं करके यहाँ बता देता हूँ। जस्ट ये कैलकुलेशन 1 मिनट में कैलकुलेशन, नहीं ताकि ये वैल्यू पता लग गया है ना इस तरह कैलकुलेशन में। तो कितनी वैल्यू है ये? -2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम्स। ये तो एक के ऊपर चार्ज है, इंटू 6.022 × 10⁻⁻ क्या होगा? 23, ठीक है। 19.27। हाँ, तो ये 19 है, दिस इज 19, राइट, और ये 23 है। तो क्या करो, ये इसको कैंसिल करोगे इससे, तो ये कितना बच जाएगा इसमें? 10⁴ बच जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो 10⁴ बच जाएगा, राइट। और इसको करो इंटू 2, तो ये हो गया 1.6 × 2 इज गोइंग टू बी कितना हो जाएगा? 3.2। 3.2 इंटू क्या आ जाएगा? ये 6.022 इंटू 10⁴। अब कैलकुलेट कर लो इसको। 19.2 × 10⁴। सर उसको नेगेटिव साइन आएगी ना? हाँ, नेगेटिव साइन, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, लिखो तो भी ठीक है, बट
कोई बात नहीं है, ये कूलम्ब्स चार्ज होगा इसके ऊपर। समझा सबको कैसे निकाला ये कूलम्ब्स चार्ज? एक बार फिर से देख लो कैसे कैलकुलेट किया है यहाँ पे। इसी को मैंने आगे यहाँ पे एक्सटेंड किया है कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन बाद में देख सकते हो, बट कॉन्सेप्ट पकड़ो क्या होता है। डाउट है या क्लियर है? सर इनटू एन एटम क्यों किया? इनटू एन इसलिए किया है क्योंकि मैंने एक को स्टडी किया है यहाँ पे। एक में कितना चार्ज है? इतना है ना, एक पे, एक आयन के ऊपर। सिंगल आयन इज गोइंग टू हैव दिस मच चार्ज, राइट? सिंगल आयन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना इसके ऊपर, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻19। तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? 2 × 1.6, क्योंकि इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कितने हैं ये टोटल? के हैं कितने? कितने हैं टोटल? ये Na है ना, तो इंटू Na करना पड़ेगा ना इसको। यही तो करते हैं हम लोग। समझा नहीं समझा पॉइंट ये? समझा सर। ठीक है, तो अगर आयन है तो हम लोग चार्ज भी निकाल सकते हैं कूलम्ब्स में। अगर आयन है तो हम लोग चार्ज भी निकाल सकते हैं कूलम्ब्स में। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि क्या पूछा गया हमसे। तो कुछ भी पूछा जा सकता है कि हमें कोई वेट देगा, कोई वॉल्यूम देगा, हमसे कहेगा कि फाइंड द चार्ज, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये बस कॉन्सेप्ट सेम है, ओनली थिंग यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं स्टार्टिंग, अगर मैं इसको 120 ग्राम कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा? 120 ग्राम, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर डालो। 2 मोल हो जाएगा सर। हाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई सबको 2 कर दो, सबको 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दो, तो 120 ग्राम्स के लिए हो जाएगा। तो इस सर, तरह से, हाँ और वो CO3 2- का वो मॉलिक्यूलर मास निकाला है ना ऊपर, हाँ निकाला, मॉलिक्यूलर मास निकाला है। 60 ग्राम। यस 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 यस, करेक्ट, मॉलिक्यूलर मास निकाला है उसका। क्लियर है? अब देखो मैं क्या करूंगा अभी, इसको नोट डाउन कर लो। इसका मैं कुछ क्वेश्चन जो है इस पे बेस्ड, मैं वही नेक्स्ट स्लाइड जो तुम्हारी होगी, मतलब स्लाइड नंबर ये 5 है, 6 पे कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है, और स्लाइड नंबर 7 जो तुम्हें मिलेगा ना, 7, स्लाइड नंबर 7, तो उस पे तुम्हें मिलेगा कुछ क्वेश्चंस, आज के होमवर्क क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चंस क्या करना है? सॉल्व करना है, एंड अगेन यू नीड टू सेंड दैट टू मी, और मेक श्योर यू डू दिस, क्योंकि मेरे को वो पता लग जाएगा किसने भेजा है किसने नहीं भेजा है, इसलिए यू ऑल नीड टू जस्ट डू दिस। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो उसको करना है, और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो पूछना है। जब मैं सॉल्यूशन भेजूंगा तो उसको देखो, एटलीस्ट ट्राई करो कि क्या है कैसे है, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, राइट? तो यू नीड टू ट्राई विद दिस। सबने लिख लिया इसको? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? एनी पॉइंट, एनी डाउट, एनीबॉडी? सर वो 1 इलेक्ट्रॉन के नीचे क्या लिखा है? 1 1 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू -1.6 ये वाला, ये के नीचे वो इसके पहला नीचे वर्ड 1 आयन मैंने लिखा है, ये 1 आयन 1 है विल वो। हैव, यही वाला ना, यही ना, यस सर, गॉट इट। 1 आयन विल हैव 2 इंटू, ये हो जाएगा क्योंकि इस पे कितना चार्ज है? 2 माइनस चार्ज है, तो इसे 2 इंटू 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब्स हो जाएगा। 1 आयन विल हैव चार्ज। सर और अगर प्लस चार्ज रहेगा तो प्लस में आएगा ना? हाँ, तो देखो जितना इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, प्लस का मतलब उतना उतना ही ही पॉजिटिव प्लस। चार्ज। हाँ, इक्वल एंड अपोजिट, मैग्नीट्यूड विल बी सेम, राइट? यस सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज का ये पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं टीबी भी दूंगा अभी इस वीक के लास्ट में, जब तुम्हारा कल क्लास हो जाएगा तो एक टीबी दूंगा, वो सॉल्व करना रहेगा। प्लस मैं होमवर्क क्वेश्चन जो आज दे रहा हूँ दैट यू नीड टू सॉल्व, तो जस्ट आफ्टर द क्लास यू विल गेट द होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से दूसरा क्लास भी होगा, तो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सर, हाँ बोलो। सर भाई ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट मतलब अभी आपने जो बताया उससे रिलेटेड नहीं, बट मुझे बस कंफर्म करना था कि अगर हमने 1 मोल ऑफ एटम लिया, ठीक है, तो उसमें फिर Na प्रोटॉन्स, Na न्यूट्रॉन्स और Na इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना? क्या बोला तुमने? 1 मोल ऑफ व्हाट? 1 मोल ऑफ एटम।
व्हाट एटम? कोई भी एटम, लाइक अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस नंबर, तो उसमें Na प्रोटॉन्स, Na न्यूट्रॉन्स और Na इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे ना 1 मोल में। तुम कह रहे हो कि हाँ वन, देखो अब कोई तुम कह रही हो स्टेटमेंट बोल, देखो 1 मोल ऑफ, तुम खुद देखो तुम्हारे स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है। 1 मोल ऑफ व्हाट? एनी एटम, राइट? एटम बोल रही हो ना, बोलो क्या स्टेटमेंट है? 1 मोल ऑफ एनी एटम। एनी एटम, ओके। क्या बोलो आगे? विल हैव Na प्रोटॉन्स, एनी प्रोटॉन्स, ठीक है, ये तुम्हारा स्टेटमेंट है। और क्या, और आगे कुछ? इज इक्वल टू Na इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू Na न्यूट्रॉन्स। ओके, ठीक है, चेक करते हैं इसको। चेक कैसे करेंगे? मान लो मैं कोई एटम ले लेता हूँ, 2 एटम ले लेता हूँ, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन, राइट? एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन, इसका 1 मोल ले लेता हूँ और इसका भी 1 मोल ले लेता हूँ, ले लूं? हाँ सर। ठीक है, 1 मोल लिया मतलब कितना हो जाएगा ये? करीब कितना हो जाएगा ये? 7 ग्राम हो जाएगा, और ये 1 ग्राम होगा, राइट? यस सर। सर 14 होगा। फर्स्ट 14 होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स सर, निकालना है ना? नाइट्रोजन चलो का इलेक्ट्रॉन्स 14 निकालो होगा। तो कितने हो जाएंगे? 1 मोल में Na एटम्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर, बताओ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 7 into N। तो इसके अंदर 7 अरे वो इलेक्ट्रॉन 7 Na आएंगे 14 कि नहीं ग्राम्स आएंगे? होगा। सर वो 14 ग्राम्स होगा ना मास। हाँ सॉरी 14 ग्राम, ये 14 होगा। यस, बहुत अच्छा, यही चाहिए मेरे को। तुम लोग थोड़ा आंख वाख खोल के रखो, इसीलिए मैं लिखता हूँ ये, ठीक है? हाँ, ये हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी, ये कितना हो जाएगा ये? 7 7 Na इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक Na में, N में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 प्रोटॉन्स होते हैं, और 7 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स, राइट? इसमें कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन। 0 इलेक्ट्रॉन। 0 न्यूट्रॉन। 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन, राइट? तो 7 यहाँ पे हो जाएगा, 7 Na इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 7 Na, न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 7 Na, 7 Na। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन्स Na, प्रोटॉन्स कितने? Na, न्यूट्रॉन्स कितने? 0 0, नो न्यूट्रॉन्स। सेम है क्या? अब तुम अपने स्टेटमेंट को देखो, सही है स्टेटमेंट या गलत है स्टेटमेंट? गलत है सर। गलत है, राइट? तो ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते हम लोग, हमें बताना पड़ेगा विच एटम, ठीक है? ओके सर। और कोई डाउट? एनी अदर डाउट? सर इसका एक मीनिंग ऐसा भी हो सकता है कि 1 मोल ऑफ एन एटम, मतलब सिर्फ एन एटम लिया, मतलब नाइट्रोजन लिया, तो उसमें इलेक्ट्रॉन इक्वल Na, मतलब 7 Na 7 Na और 7 yes, Na electron proton equal neutron है ना? all would be equal, yes, electron proton neutron would be all equal, yes. तो जिसका मास इवन नंबर होता है वो हो जाता है ना हाँ। कुछ एलिमेंट्स के लिए। हाँ, इवन नंबर में आ जाते हैं, yes. डबल होते हैं सब, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। हाँ, जिसका डबल होगा तो एग्जैक्टली सेम नंबर आ जाएगा, yes. सर तो ये पूरा रिलेटिव है? क्या? पूरा रिलेटिव है क्या ये? हाँ, एब्सोल्युटली रिलेटिव है। इट डिपेंड्स ऑन कि एक एटम में कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही होगा ना ये। इट डिपेंड्स ऑन कि, हाँ, इस एटम पे डिपेंड करेगा ना। हम हवा में थोड़ी बात करेंगे कि एच में कितने होंगे, हम एक एच एटम को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे कितने होंगे इसके अंदर। अगर हमें ये पता है कि 1 डजन इक्वल्स टू 12 बनाना, तब तो बता पाएंगे कि 12 डजन इक्वल्स टू हाउ मेनी बनाना, 120 बनाना। अगर हमें यही पता नहीं कि 1 डजन इक्वल्स टू हाउ मेनी, तो हम कैसे बताएंगे 10 डजन इक्वल्स टू हाउ मेनी? तो इसी तरह से जब तक हमें एक नाइट्रोजन में नहीं पता होगा कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स, तब तक हम कैसे बता पाएंगे कि 100 नाइट्रोजन एटम्स में कितने होंगे, राइट? तो एक का तो पता होना ही चाहिए, तभी बता पाएंगे कितने भी, जितने भी हैं उसके लिए हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, एनी अदर डाउट, एनी अदर थिंग? ओके, मेरे ख्याल से नहीं है, कोई इशू नहीं है। और कल टॉपिक बूस्टर दोगे ना? कल दूंगा, कल, हाँ, कल क्लास के बाद दूंगा, ठीक है ना? कल क्लास के बाद। अभी मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो उसको सॉल्व करके भेजना, ठीक है? स्लाइड पे। यस सर। Okay then, okay then, see you all in the next class. बाय बाय सर। सर। बाय सर।